ये बुरा समय एक ना जादूगर की तरह है कि जो आपके सामने वालों के ऊपर से एक नकाब हटा देता है। 24 में सर मैंने पीडब्ल्यू को जॉइन किया, वहाँ से फतेह बैच से, तो मेरा राउंड 1 में मेरे 147.25 मार्क्स आए। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, लेकिन पेरेंट्स से कहीं बढ़कर अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके हारने पे खुश भी होते हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं। तो लेकिन निकला, मैंने उसको हमेशा ये कहा, बच्चे एग्जाम दे दिया, अब इस एग्जाम को भूल जाओ, रिजल्ट जब आएगा देखा जाएगा, नेक्स्ट के लिए तैयारी पे लग जाओ। एम्स का एग्जाम दिया, इसमें आपने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल करी, आपने आरआरबी जेई सीबीटी 1 क्रैक करे हैं, आपका सीबीटी 2 है, डेफिनेटली उसमें भी आप अच्छा करने वाले हो। क्योंकि नोट्स बनाने का सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ है कि लास्ट डे पे ना ल्यूसेंट काम आने वाली है। दिल से थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि जब से इसने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया, मैंने इसमें देखा सडन बूस्ट आया इसकी जो तैयारी में। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मंजिल खुद ब खुद मेरे पास आ गई, मेरा हौसला देखकर। आज ऐसा ही शख्स आप सबके सामने है। नाम है सक्षम कोहली, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6 एम्स सीआरई जेई एग्जाम में लेके आए हैं। आप सभी लोग स्वागत कीजिए सक्षम का। कांग्रेचुलेशन सक्षम, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंडियंस वाला जेई। कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आज आपको? थैंक यू सर। सर आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं ये सपना एक मैंने अपनी मम्मी के लिए ही था कि मम्मी और पापा का सपना एक था कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूँ, तो वो आज वो एक पूरा हो गया है। तो सर बहुत खुशी हो रही है। मतलब ये मेरा 15 तारीख को सर रिज़ल्ट आया था, तो उस दिन से मतलब ऐसा हो रहा है कि खुशी कंट्रोल नहीं हो रही कि मतलब इवन रोना भी सर आया कि 2023 से मैं सर ये प्रिपरेशन में लगा था। तो बिल्कुल अलग ही लेवल पे सर एक खुशी भी है, और मतलब ये भी हो रहा है कि कितना मतलब लगा इतना टाइम, पेरेंट्स की मेहनत। बिल्कुल, तो ये तो जर्नी है और ये खुशी का मोमेंट है और ये प्राउड फीलिंग है अपने मम्मी-पापा के लिए भी, आपके मम्मी-पापा को, आपके पूरे फैमिली को, पूरी इंग्लिश वाला की टीम की तरफ से लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन। आपने डेफिनिटली ये प्राउड मोमेंट है और ये जो सिचुएशन होता है ना, इसमें जो आँसू होते हैं ना, ये खुशी के आँसू होते हैं। यस, तो आपकी जो जर्नी है ना, ये रियली बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पायरिंग रहने वाला है। तो हम चलते हैं, धीरे-धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा आप अपने बारे में ब्रीफिंग कर दीजिए। आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? आपने कहाँ से बीटेक करा है? और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? फिर हम आपकी जर्नी को स्विच करेंगे। जी सर। सर मैं सर फ़रीदाबाद से ही बिलॉन्ग करता हूँ, और मेरी इंजीनियरिंग जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फ़रीदाबाद से ही हुई है। वहाँ पे मैंने सर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का मैंने डिपार्टमेंट टॉपर का भी अवार्ड सर जीता है। बहुत बढ़िया। तो सर मेरी जर्नी का ये था कि जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो उस टाइम मुझे कंप्यूटर साइंस भी मिल रही थी, पर मेरा इलेक्ट्रिकल में एक शौक था, तो मैं इलेक्ट्रिकल में ही चूज़ करके आया। और मुझे क्योंकि एक था कि मैं गवर्नमेंट ऑफ़िसर, मम्मी और पेरेंट्स का भी था और मेरा भी एक सपना था। फिर सर कोविड का जब सर टाइम आया 2020 से, तो उस टाइम मैंने थोड़ा-सा प्रिपरेशन स्टार्ट भी की, एंड 2021 में सर मेरी मदर की सर उस टाइम डेथ हो गई थी। ओहो! तो सर उस टाइम मतलब मैंने और मेरे पापा ने जो फेस किया, कई रिलेटिव्स ने हमारे साथ इतना बुरा किया, जो हम मतलब मैं किसी को बता भी नहीं सकता, और ना मैं कभी सोच सकता हूँ किसी पर्सन के साथ कभी हो भी। तो पर जब वो कुछ गलत बोलते थे, तो पापा बस एक मुझे चीज़ बोल रही थी कि कहते बेटा, ये बुरा समय एक ना जादूगर की तरह है कि जो आपके सामने वालों के ऊपर से एक नकाब हटा देता है, और मैं कभी गुस्सा ना करूँ या किसी को कुछ गलत ना बोलूँ। मेरी मम्मी हम सब देख रही हैं, और वही ही सब ठीक भी कर देंगे, और हमें भी ये सब दिखा रही हैं। फिर सर वही हुआ, उस समय तो सर बिल्कुल मैं और मेरे पापा बिल्कुल अकेले ही हो गए थे। बिल्कुल। फिर पर मेरे कॉलेज के टीचर्स, मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे जूनियर्स हैं, उनको मैं पढ़ाता था, मेरे सीनियर्स और मेरे फ्रेंड्स, वो मेरे लिए मतलब मेरे वो परिवार बन के खड़े हुए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनके मतलब मैंने उनके पास कई बार फ़ोन करके उनके पास रोया हूँ। और एक सर मेरे कॉलेज में ना, और स्कूल के 3 दोस्त ऐसे हैं, जिनके साथ मैं मतलब बचपन से रहा है। एक मेरा फ्रेंड ने एम्स से एमबीबीएस की, अच्छा, तो एक अभी सर वो यूएसए में वो पीएचडी करने के लिए नेक्स्ट ईयर जाएगा, अच्छा। एक यूएसए में ही मास्टर्स कर रहा है। तो हम आपस में एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि उन्होंने ही मुझे मतलब कि वो मेरे लिए समझ लीजिए भाई जैसे भाई-बहनों की तरह उन्होंने ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो और फिर उसी में ही कॉलेज के टीचर्स का भी सपोर्ट आया, पापा ने भी सपोर्ट किया कि मम्मी हमेशा मेरे साथ हैं, तो कि मैं अपनी हिम्मत ना हारूँ। और मम्मी से मैंने 2 प्रॉमिस किए हुए थे कि मैं एक डिपार्टमेंट टॉपर जीतूँगा, कि वो 4 साल का पूरा मुझे करना है, और साथ में था गवर्नमेंट ऑफ़िसर बनने का। तो उसी में मैं सर लगा रहा।
मैंने सर 2022 से गेट देने भी शुरू किए और मेरा 2022 से 2025 तक मैंने चारों बार गेट क्लियर किया। बहुत बढ़िया। बट उस टाइम में सर ये भी हुआ कि गेट में इतनी अच्छी रैंक्स नहीं आई। और मैंने उसके बाद 2023 से जब दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से शुरू किए, तो लगातार सर अराउंड हो सकता है मेरे 15-16 एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें एलडीसी, यूडीसी ऐसी पोस्ट के भी हैं और वो क्लियर नहीं हुए मेरे। लगातार सर इतने फेलियर्स आए। मैं उस टाइम रोता भी था, पापा भी हिम्मत देते थे। उन्होंने ही मुझे फिर कहा कि और इवन एसएससी जेईई के टाइम पे जब मेरा 2023 में तो एसएससी जेईई का राउंड 1 भी क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर 2024 में सर मैंने पीडब्ल्यू को जॉइन किया, वहाँ से फतेह बैच से। तो मेरा राउंड 1 में मेरे 147.25 मार्क्स आए, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। मैंने और तैयारी अच्छी की, तो सीबीटी 2 में पर जब थोड़ा-सा मुझे लग रहा था एग्ज़ाम दे के आया कि गलतियाँ कुछ हो गई हैं, तो मेरी मयंक सर से भी बात हुई और मैंने साथ में फिर अब वही हो रहा है कि मेरा इतनी मेहनत के बाद भी अब लग रहा है कहीं हो सकता है कि कहीं मेरा सिलेक्शन ना हो। तो उस टाइम मैं इतना डिस्करेज हुआ था, तो पापा ने कहा कि अपने मयंक सर से बात करूँ और अपने कॉलेज और या कॉलेज के वहाँ जाऊँ कि टीचर से, तो उनसे सपोर्ट मिला कि उन्होंने कहा, मैं उनसे पूछा कि मैम ये अब हो कि या मैं ये जर्नी छोड़ दूँ ये गवर्नमेंट जॉब की, या फिर मैं प्राइवेट कोई जॉइन कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम अभी लगा है, मैंने टाइम दिया है, मेहनत कर रहा हूँ, वो ज़रूर होगा। मयंक सर ने भी और एक सर आपकी भी वो हमेशा क्लास में कोट रही थी कि ये मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम में या जीत जाएँगे या सीख सीख जाएँगे। जाएँगे, बिल्कुल। तो वही सर रहा, मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज़ किया, फिर सर आरआरबी जेईई आया, मतलब मैं एग्ज़ाम दे के आया था, मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे नहीं पता कट ऑफ क्या जाएगी, मुझे ये नहीं पता मेरे कितने मार्क्स आएँगे, बट एक मुझे पूरी फीलिंग ये थी कि मेरा एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। बिल्कुल, ये होता ही है। देखो, जब आप अच्छा परफ़ॉर्म करके आते हो ना, जब एग्ज़ाम में आपका परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है ना, आपको अंदर से पॉज़िटिव वाइब आने लगता है। और मुझे लगता है जब भी आप एग्ज़ाम से बाहर निकले थे, डिस्कशन होता है एसएससी जेईई के टाइम में, तब भी आपने बोला था, "सर, इस बार कुछ अच्छा लग रहा है, डेफ़िनिटली सिलेक्शन होगा।" और ऐसा हुआ भी था। अब कुछ चीज़ें अब आपको पता है, इस बार एसएससी जेईई का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया था और हाई होने के बावजूद आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा था, लेकिन वहीं 1-2 नंबर से जो है ना, आप पीछे रह गए। लेकिन इसके बावजूद बाकी जो एग्ज़ाम आपने लिखा है, जैसे कि एम्स का एग्जाम दिया, इसमें आपने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल करी, आपने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्रैक करे हैं, आपका सीबीटी 2 है, डेफिनेटली उसमें भी आप अच्छा करने वाले हो। और इस सब में जो बड़ी बात होती है ना, आपने जैसा कि बोला, आपके पापा से भी मुझे बात हुई थी और अभी अब मैं आपके पापा से भी डिस्कशन करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। आपके पापा ने हमेशा सपोर्ट किया और साथ में आपके जितने भी दोस्त थे, दोस्त तो हमेशा ऐसे ही, मतलब अगर बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। अगर सब लोग मिलके ऐसे ही एक दूसरे को अगर मोटिवेट करें ना, तो मुझे लगता है कोई भी मंजिल हम हासिल कर सकते हैं। और मुझे लगता है आपके जो जितने भी दोस्त हैं ना, ये सब लोग मिलके ही आपस में जब भी अच्छे वक़्त थे, जब भी बुरे वक़्त आए जहाँ पे, वहाँ पे एक-दूसरे को मोटिवेट करा और सब लोग आज अच्छे मुकाम पे हैं। डेफ़िनिटली आप लोगों ने एक-दूसरे को सहयोग किया, तभी जाके ये चीज़ें हासिल हो पाई है। अब ये बताइए, जो ये पीडब्ल्यू का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, वो सबसे पहले आपको कहाँ से पीडब्ल्यू का जर्नी आपने स्टार्ट करा था? आपके दिमाग में कहाँ से आया था पीडब्ल्यू के बारे में? सर पीडब्ल्यू की जर्नी का ये हुआ कि सर जब 2023 में हुआ नहीं था, उसके बाद ना मेरे पापा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, पर वो ना वीडियोज़ देखते हैं कि उनको था कि अब आगे फिर से एसएससी जेईई देना है। बिल्कुल। उन्होंने ही मुझे एक सजेस्ट किया कि पीडब्ल्यू को ट्राई करूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के लेक्चर्स देखे और जिससे मुझे बहुत हुआ कि जैसे यूटिलाइज़ेशन ऑफ एनर्जी मेरा सबसे वीकेस्ट टॉपिक्स में था। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने मयंक सर की वीडियोज़ देखी, तो उससे एक लगा कि हाँ, यहाँ अब समझ आ रहा है ये चीज़। वरना मुझे ऐसा लग रहा था 2023 के टाइम में मैं रट्टा मार रहा हूँ, कि मुझे क्योंकि उस समय बिल्कुल ऐसा था कि ये यहाँ के इसके लिए इतनी ल्यूमेन एनर्जी चाहिए और इवन मुझे सर ल्यूमेन समझ ही नहीं आ रहा है, ल्यूमेन, लक्स और सब में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, तो सर जो पढ़ाते हैं यूटिलाइज़ेशन, मैं बोलता हूँ इंडिया के सबसे टॉप फैकल्टी। मतलब सर का जो यूटिलाइज़ेशन ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो लेक्चर है, वो सारे ही बच्चे इतना प्यार करते हैं और अभी भी वीडियो पे इतना ज़्यादा व्यूज़ गया है ना, जो लगता है सर वो फ़ील आ जाता है। सर क्या बोलना चाहेंगे सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर? सर इसके बारे में तो खैर मेरा जो अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल सर। क्योंकि मैं भी बीटेक के टाइम में तो मैं भी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम मात्र का ही पढ़ा था, लेकिन जब मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रहा तो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा और वहां पर तो सर खुद ही हम बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल अप्रोच से बताते भी हैं बच्चों को आप। और सर जहां तक सक्षम की बात है तो कहा जाता है कि विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, यानी जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। सर मुझे याद है हम सभी लोग बैठे हुए थे, एसएससी जेईई का रिजल्ट आया था, अगले दिन शाम की बात है, उसी समय सक्षम का मैसेज आया मेरे पास, क्योंकि सक्षम से रात में ही मेरी मैसेज पर बात हो गई थी। इन्होंने कहा था सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इन्होंने काफी उम्मीद लगाया था, तो मुझे भी दुख हुआ था क्योंकि हमने सक्षम को बोला था कि भाई तुम्हारा हाँ, अच्छा स्कोर आ रहा था। बिल्कुल सर, हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं कई बार।
तो फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब सक्षम का मैसेज आया तो इन्होंने कहा कि सर अब तो अभी सर सिलेक्शन नहीं हुआ, एम्स की वैकेंसी आई हुई है सर, सीटें बहुत कम हैं सर, फॉर्म्स के दाम भी काफ़ी अधिक हैं, तो क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल आप अप्लाई कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा। और सर अभी देखिए कुछ ही दिन हुए हैं और इनका सिलेक्शन भी हो गया सक्षम का। तो सक्षम बहुत-बहुत बधाई आपको, यार बहुत अच्छा लगा। सक्षम का सोचिए कि कह रहे हैं 15-16 एग्ज़ामिनेशंस दिए हैं और सच बता रहा हूँ कि अब इन्होंने उस लेवल पर पढ़ाई कर ली है कि आगे अब जो भी एग्ज़ामिनेशंस आते जाएँगे, उसमें सक्षम बहुत आसानी से सिलेक्शंस लेते जाएँगे। तो सक्षम चलिए अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपका चूँकि एसएससी जेईई पहले सीबीटी 1 आपने क्लियर किया था, तो आप थोड़े से स्टूडेंट्स को बताइए कि जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, उन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर आपने कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? क्या-क्या स्ट्रैटेजी रहती थी आपको नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए? सर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए एक तो सर एक हर किसी की स्टैंडर्ड बुक है ल्यूसेंट। सर उसको सच बताऊँ कि लोग कहते हैं पढ़ो, पर ये रियलिटी है कि उसको जब पहली बार पढ़ने लगते हैं तो नींद बहुत आती है। अच्छा। ये चीज़ सर सच्चाई है। तो इसलिए पहले मैंने सर वो लोकेश सर और आशुतोष सर के ना लेक्चर्स देखे। उससे समझ आया कि ये हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी में हो क्या रहा है, क्योंकि ल्यूसेंट बुक में डायरेक्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो उसको पढ़ने में फिर जब अगर वो समझ नहीं आ रहे ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना 10 मिनट बाद अगर वो करेगा बंद करके ना कुछ और ही दूसरा सब्जेक्ट ही उठा लेते हैं, कि कम से कम उसमें रीज़निंग है, उसमें मज़ा तो आएगा। यस, तो बिल्कुल। तो वो और मेरा सर उसी वजह से ही मेरा वहाँ पे लोग उन्होंने जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई, ज्योग्राफी पढ़ाई तो उससे एक इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ कि हाँ, मन कर रहा है कि हाँ, चलो पढ़ते हैं आज, कि नोट्स और एक अच्छे नोट्स बनाएँ। क्योंकि नोट्स बनाने का सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ है कि लास्ट डे पे ना ल्यूसेंट काम आने वाली है, ना हमारी पीडीएफ्स काम आएँगी। क्योंकि जब वो होता है कि नोट्स को हम अपने देखते हैं ना, तो 10 मिनट में हम पूरी कॉपी भी अगर चाहें तो हम रिवाइज़ कर लेंगे। बट पीडीएफ्स नहीं देखी जाएँगी। पीडीएफ्स हमारे फ़ोन में सिर्फ़ एक वो सर स्टोरेज भर देगा, पर लिटरली ये है कि एंड के दिन पे हम कभी खोल भी नहीं पाएँगे कि कौन-सी पीडीएफ में क्या था। हमें याद भी नहीं रहता सर कि तो ठीक है, नॉन टेक्निकल में आपने पढ़ा, पहले वीडियो लेक्चर्स देखे, फैकल्टी से यहाँ पर पढ़े आप, उसके बाद जाकर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। आई थिंक उसके बाद आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उसमें मार्क्स आपके आने लगे होंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, ठीक है? तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कितनी मेहनत आप किए थे? टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपने जो कुछ भी पढ़ा या यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा टेक्निकल, तो वहाँ पर आपको चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स क्या-क्या लगे थे? जहाँ पर आपको पहले काफ़ी डर भी लगता था, ठीक है? और उसके बाद जाकर आपने उसमें कितनी मेहनत की? क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस अधिक करते थे या आप ज़्यादा नोट्स और ये सारे चीज़ों से फॉर्मूलेज़ ये सब चीज़ों को रिवाइज़ करते थे? क्या आपका एग्ज़ैक्टली क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सर इसमें मेरा एक ये स्ट्रैटेजी ये रही कि ना सर जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल और ये सब टॉपिक्स तो सर मेरे बहुत अच्छे रहे, हमेशा से ही रहे। तो इनमें मुझे मतलब लेक्चर्स के बाद प्रैक्टिस करके हो गया। पर जो थोड़ा एक वीक पार्ट रहता था गेट की वजह से और डर भी लगता था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये हर बार होता था कि क्योंकि जब मैंने गेट 2022 दिया, 2023 दिया, हर बार मतलब ऐसा अलग ही वेरिएशन में आता था कि मुझे उससे सच बताऊँ सर डर लगने लग गया कि ये सब्जेक्ट खतरनाक है। बट ये था कि अब इसको छोड़ना तो नहीं है और वो वही हुआ कि कृष्णा सर की सर वीडियोज़ देखी, जब वो पूरा कंप्लीट हुआ फिर उसके बाद मैंने उसके टेस्ट लगाए। धीरे-धीरे करके वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग तो बना के रहूँगा। एक मतलब सर एक जिद चढ़ गई कि हाँ, छोड़ना नहीं है और सर उसी वजह से कहूँ तो एम्स सीआरई क्लियर हुआ। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वीक होता ना सर ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता। कृष्णा सर, हम लोग एक्चुअली आपस में बात करते भी रहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो मात्र 2, 4, 5 सब्जेक्ट्स पर अच्छी पकड़ बना ले ना, तो उससे सर रिजल्ट नहीं ला पाएगा। उसके सिलेक्शंस मिस होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। और सर हमारा पीडब्ल्यू ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पूरे डिटेल वे में कराए जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सर आप फिर सक्षम से और कुछ बातें करिए। हाँ, बिल्कुल अपने सक्षम, सब्जेक्ट्स बिल्कुल सर, सक्षम से पर। बात हुई थी, मुझे याद है आज भी। सक्षम थोड़ा उसके बारे में आप बताइए, जब आप पेपर दे करके आए थे ना और उस वो पेपर वाला माहौल था, जब आप बता रहे थे सर मुझे पेपर में इतना लेंथी पेपर था सर, मुझे समझ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी मैं पेपर में बहुत अच्छा करके आया हूँ, लगता है सर सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा उसका मोमेंट थोड़ा बताइए? सर जब मैं एमसीआरई का गया ना तो उसके अंदर ये एग्ज़ाम पैटर्न ये था कि हमें हर एक सेक्शन 18 मिनट का था और उसमें 20 क्वेश्चन्स थे। यस। तो अब मैंने जब पहला सेक्शन देखा मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर कुछ इसमें वो भी होंगे, थ्योरी क्वेश्चन भी होंगे। वो पहला सेक्शन देखते ही सर 1 सेकंड के लिए लग गया शॉक कि ये क्या चीज़ है? कि इतने लंबे क्वेश्चन्स। तो उनमें सर ये तो हो गया कि अब मैं और सर ये मुझे समझ आ गया 18 मिनट में वो 20 क्वेश्चन
पूरे कंप्लीट नहीं हो सकते, ये मुझे समझ आ गया था। तो मैंने वो उसमें था कि 1 या 2 मिनट लगाए, सारे क्वेश्चन स्किप करे कि ये देखा कि क्या कौन-सा क्वेश्चन डूएबल है कि और डूएबल है और इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि 1-2 कैलकुलेशन क्वेश्चंस एंड तक मैं पहुँचा तो उसमें देखा कि अब 10 डिग्री या ऐसी है कैलकुलेशन है जिसको मैं मैनुअली सॉल्व ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। ऐसे ही सेकंड सेक्शन आया और जहाँ थर्ड सेक्शन आया तो वो समझ लीजिए सर वहाँ से मार्क्स बढ़ने शुरू हुए कि उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था, फोर्थ सेक्शन आया उसके अंदर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, वहाँ से सर 1 मार्क्स लिए। और एक कोई लोग जो कहते हैं कि रीजनिंग और ये सब के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो फिफ्थ सेक्शन है सर, उसमें मुझे ये गारंटी है सर, जैसे 80 मार्क्स का सेक्शन था तो मेरे 76 तो आए ही होंगे रीजनिंग गारंटी। में कितना? सर क्या वो बात रीजनिंग और वो मतलब उस रीजनिंग और उसके अंदर थोड़ी सी जीके थी, है। तो बिल्कुल। पर वो मुझे था कि उसमें मुझे है कि उसी में स्कोर एक कहूँ तो मेजर स्कोर बूस्टर 50% स्कोर जो है वहीं से उठ गया मेरा। बिल्कुल, हम लोग बच्चों को बताते भी हैं और बच्चों ये बात आपको समझना पड़ेगा, जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है ना, लेंथी पेपर आता है ना, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पे स्मार्ट मूव लेना है क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत सारे पेपर प्लान है, आएगा पेपर ऐसा और जो भी क्वेश्चन टाइम टेकिंग लगेगा ना, उसको स्किप करने आना चाहिए एग्जामिनेशन में क्योंकि यही एग्जामिनेशन का ट्रैप है और ये किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो, चाहे वो नॉन टेक सब्जेक्ट हो। जैसा कि सक्षम ने ही बोला जो जब शुरुआत में क्वेश्चन पेपर जब देखा ना तो पूरा लेंथी पेपर था और ऐसा पेपर लग रहा था जो हम सोल्व भी नहीं कर पाएंगे और उसमें सेक्शनल वाइज चीजें था, तो उसको स्किप करके आपको आगे बढ़ना है, क्या पता जो आने वाला क्वेश्चन है वो आसान हो जाए आपको। तो आप पूरे पेपर को गो थ्रू कीजिए, जो लग रहा है आपको लेंथी है, इसमें टाइम टेकिंग लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाद में टाइम बचेगा तो आप सोल्व कर लोगे, पता है मुझे। लेकिन अभी आपको पूरे पेपर में गो थ्रू करना है क्योंकि ये पेपर सबके लिए सेम है, जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं आपके साथ सारे बच्चों के लिए पेपर सेम है, तो वहीं से आपको मार्क्स उठाने हैं और मुझे लगता है आप पेपर को अच्छे से सोल्व करोगे। तो जैसे सक्षम का सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया रैंक 6 लेके आए हैं, आप भी ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे डेफिनेटली। तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके कलीग है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले बहुत सारे एग्जाम है, आरआरबी जेई का एग्जाम है, डीएफसीसीएल का एग्जाम है, इसके बाद बीएचईएल का एग्जाम है, पीजीसीएल का एग्जाम है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं तो पहले तो यही कहूँगा, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक मत छोड़ना और ये कोई सब्जेक्ट छोड़ना, क्योंकि एग्जाम में कब वो सब्जेक्ट लाइफ सेवर बन के आ जाएगा। तो जैसे मेरे केस में इलेक्ट्रॉनिक्स एक लाइफ सेवर बन गया। और ऐसे ही सर एक मैं यही कहूँगा, हमें कई बार एक जर्नी में लगता है कि हम छोड़ दें और हमारे हमें कई लोग हमें डिमोटिवेट करने वाले भी होते हैं। पर हमें एक ये चीज़ देखनी है, अगर हम छोड़ देंगे तो हम किसको खुशी दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम अपनी मेहनत करके जीतेंगे तो हम अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स जो हमारा भला चाहते हैं उनको खुश कर रहे हैं। तो ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। और एक मेरे पापा भी जब भी मैं एग्ज़ाम दे के आता ना, पापा कहते हैं कि ये एग्ज़ाम दिया, अच्छा है, अब अगले की तैयारी करो कि ये भूल जाओ। क्योंकि एग्ज़ाम में हारना चलेगा, हिम्मत नहीं हारनी ज़रूरी। बिल्कुल। क्योंकि हिम्मत हार गए तो तब तो आप कुछ ही नहीं कर पाएँगे। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। सर और मुझे आज तक ये होता है, क्योंकि एक मतलब एग्ज़ाम में मेरे पापा मुझे मोटिवेट करने के लिए हर एग्ज़ाम में लेके गए कि मतलब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बाहर वो सेंटर के बाहर वो खड़े हैं। अब मेरा सर अभी एक मतलब वो फ़नी इंसिडेंट सा ही बन गया था कि जब मेरा अभी 4th फ़ेब को एम्स जोधपुर का मैंने एलडीसी का एग्ज़ाम देने गया। ओके। तो एम्स जोधपुर का एग्ज़ाम दिया, सब कुछ है, वहाँ पहुँच तो हम टैक्सी से गए। अब आते टाइम हमने ये देखा कि जो एम्स जोधपुर में जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे या गए होंगे कभी, तो उनको पता होगा, वहाँ से सर वापसी के लिए 1 या 2 बसेस आती हैं लोकल, वो इतनी भर गई कि हम उसमें चढ़ नहीं सकते। अच्छा। फिर अब ये समझ नहीं आ रहा, उसमें तो चढ़ नहीं सकते, तो हम 2-3 किलोमीटर तो पहले पैदल चले। अच्छा। फिर उसके बाद देखा ओला, उबर कुछ नहीं मिल रही। अब हमारा ये था कि हमें अगले दिन मेरा राजस्थान जेईई का 5th फ़ेब को एग्ज़ाम और वो जयपुर में। हमारी उसके हिसाब से ट्रेन भी बुक हो रखी है। अब यहाँ हमें कुछ मिल नहीं रहा, हम अब रोड साइड खड़े हैं। पापा वहाँ पे किसी वो कि बाइक वाले, कार वाले किसी को कह रहे हैं कि कोई हेल्प कर दो, पैसे दे देंगे कुछ, पर वो मिल नहीं रही। किस्मत से सर एक ना वो खाली एम्बुलेंस जा रही थी। उससे एम्बुलेंस ड्राइवर से मतलब वो हमने वो हेल्प माँगी और उन्होंने कर दी और हमें मतलब टाइम पे मतलब पहुँचा दिया। उसपे मतलब बाद में पापा भी कह रहे थे कि इस चीज़ पे हँसी आएगी जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि एम्बुलेंस से पेपर देने के लिए गया था। एम्बुलेंस से हम वापस आ रहे हैं नहीं एक्चुअली होता ही है ना, देखो अगर आप
निकलते हो ना किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए, तो मदद करने वाले कोई ना कोई तो मिलेगा। और मुझे लगता है ये उसी का परफेक्ट एग्जांपल है। आप मदद तो बहुत लोगों से मांगे, लेकिन आपको पता नहीं था कौन मदद कर जाएगा, लेकिन फाइनली ये एम्बुलेंस वाले ने आप लोगों का मदद किया और आपको ऑन टाइम जो है ना पेपर देने के लिए सेंटर पे पहुंचा दिया। डेफिनेटली तो ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। एग्जैक्टली और आपके साथ ये घटना घटी है, तो आप इस चीजों को और बाकी बच्चे जो देख रहे होंगे ना उस चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए आपके पापा ने बहुत मतलब मेन पिलर की तरह रोल प्ले किया है यहाँ पे। हम आपके पापा के साथ ही बात करना चाहेंगे, और अभी इसी सेशन में हम बात करेंगे आपके पापा के साथ जो किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, क्या चीजें, क्योंकि गार्जियन का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपने अपनी चीजें तो बता दी, अब थोड़ा पापा से बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चीजें आपके उनके पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेकर के। बिल्कुल सक्षम, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सीखने की बात है। आप लोग कहते हैं सर हमारे लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन चल रहे हैं, फैमिलीज में इशू चल रहे हैं। आप देखिए सक्षम को इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था कोरोना के टाइम पर। उसके बाद सोच सकते हैं कि कितने मजबूती के साथ ये अपने आप को बनाए रखे और पढ़ाई लगातार करते रखे। ठीक है, इतने एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, जिस एग्जामिनेशन को पेपर लिखने के लिए गए थे वहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए, इन्हें फिर लास्ट में ऐसा रहा कि ठीक है रीजनिंग के पोर्शन से अच्छा स्कोर इन्होंने किया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से इन्होंने अच्छा स्कोर किया, फिर जाकर इनका सिलेक्शन हो पाया। तो मैं यही कहूँगा आपको कि मतलब आपको मेहनत करते रहनी है। ठीक है, परिणाम की चिंता आपको नहीं करनी है। अगर आप सही राइट डायरेक्शन में अपनी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी। तो सक्षम बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। अब हम लोग सक्षम के पापा जी से भी बात करेंगे सर। बहुत बढ़िया लगा सक्षम। थैंक यू सर। सर सक्षम से बात हो गई, ऑल इंडिया रैंक 6, ये बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें बताया, और सक्षम ने बताया जो कोविड के टाइम में मम्मी नहीं रही, तो उस समय जो सिचुएशन था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनीय सिचुएशन था। उस समय में सारी चीज़ों को हैंडल किया, आपने सहयोग किया, खुद ने इनके दोस्तों से मिलकर सब लोग मिलकर सहयोग किया, और फाइनली जो जा करके ना इस जर्नी पे ऑल इंडिया रैंक 6 पे पहुंचा है। तो थोड़ा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, मतलब एक पेरेंट्स जो है ना बच्चे को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो जब भी आप एग्जाम का तैयारी करते हो ना तो हर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है सबका, बहुत सारे फेलियर देखना पड़ता है। उस टाइम पे कैसे सहयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे मोटिवेट रहे, और डेफिनेटली उनका जो गोल है वो आज नहीं तो कल अगर लगे हैं तो मिलेगा ही, और मिलता ही है बच्चों को। मैं तो सभी बच्चों को सिर्फ एक, हम जो सक्षम को, मैं और सक्षम की मदर, हमने हमेशा बच्चों को सिर्फ एक वर्ड सिखाया कि टीचर्स के लिए ग्रेटिट्यूड रखो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, लेकिन पेरेंट्स से कहीं बढ़कर अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और रिस्पेक्ट करो, और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की नहीं, दिल से उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखो, वो गाइडेंस जो देते हैं उसको फॉलो करो, तो आपको वो अपने मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो वही उसने फॉलो किया है। और मैं कभी भी, देखो मदर की डेथ के बाद भी मैंने कभी, मतलब मैं ये सब भी कहता था कि पापा, मैंने कहा नहीं, मदर आपके साथ फिजिकल हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो हर पल हमारे साथ हैं। और आज जो इसका रिजल्ट ये आया है, तो वो एक प्रूफ है कि वो साथ है, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। बस। और बाकी मैं इसको हमेशा ये कहा कि आपको देखो, इसके साथ क्या और भी स्टूडेंट्स होते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं तो कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके हारने पे खुश भी होते हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन इसको हमने कहा कभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना, कभी लैंग्वेज खराब नहीं करनी, चुपचाप आप रहो। आपके पेरेंट्स साथ हैं, आपके टीचर्स साथ हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। वो गुस्सा आपको आता है, उसको अपना फ्यूल बनाओ, एक फ्यूल बनाओ आपको, वो आगे बढ़ने के लिए वो आग देगा आगे। वही इसने किया। कई बार डिस्करेज होता था, मैंने कहा कोई नहीं, कुछ लोगों ने अब गलत किया, कोई बात नहीं, उसको आप माइंड में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, रिस्पॉन्ड नहीं करना अपने, उसको भी एक एनर्जी बनाओ कि आप अपनी सफलता में आप स्ट्रगल के लिए और जोर से उसके लिए एफर्ट करोगे। वही उस बच्चे ने किया। यस, बहुत अच्छा लगा। देखिए आप मतलब मुझे जहाँ तक बात हुई, सक्षम ने भी बता रहा था और आपने भी बताया। देखिए जब पेरेंट्स पीछे खड़े होते हैं ना, तो जैसे आपने जितने भी एग्जामिनेशन देने गए सक्षम, आप उनके साथ खड़े थे, हर सिचुएशन में खड़े थे। ये बेटा तो कहता था कि पापा मैं जा सकता हूँ, आप बाहर खड़े रहते हैं ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्यों जाता था कि बच्चे को बस एक एनकरेजमेंट ले। वो जब भी एग्जाम से लेके निकला, मैंने उसको हमेशा ये कहा, बच्चे एग्जाम दे दिया, अब इस एग्जाम को भूल जाओ, रिजल्ट जब आएगा देखा जाएगा, नेक्स्ट के लिए तैयारी पे लग जाओ। और ये कहता था पापा आप अकेले ऐसे खड़े रहते हैं। मैंने इसको कहा नहीं बच्चे, आपको लगता है मैं अकेले खड़ा हूँ, नहीं, आपकी मदर साथ खड़ी है, वो मेरे साथ है, आप उनको बस देख नहीं सकते, वो साथ है। बस बिल्कुल यही होता भी है। जब बच्चे जो है ना एग्जाम देने जाते हैं, आप साथ में जाते हैं ना, और
हर किसी के मतलब लाइफ में ऐसा मतलब होता ही है कोई ना कोई जो ये बोलता है जो बेटा तुम ये काम करो, हम तो तुम्हारे पीछे है ना। हाँ। तब उस बच्चे को मतलब एक अलग सी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब मिलता है और फिर बच्चे कुछ भी कर जाता है। मुझे लगता है ये एक छोटा एग्जाम है और भी कई सारे एग्जाम इनके लाइन हाँ। है। एक स्टेज क्लियर हो रखा है, दूसरे स्टेज पे। हाँ। और मुझे लगता है इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो लगन है, इनका जो मेहनत है और आपका जो सपोर्ट है ना, हाँ। डेफिनेटली और मैं और एक बात और पीडब्ल्यू का मैं बहुत दिल से थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि जब से इसने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया मैंने इसमें देखा सडन बूस्ट आया इसकी जो तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, गाइडेंस नहीं थी इसके पास कि किस तरीके से करना है। यहाँ पे इसने ज्वाइन करने के बाद मैंने खुद देखा इसका डे टू डे बहुत कॉन्फिडेंस डेली बढ़ता ही चला गया। और बहुत, और एसएससी अभी जेई में इसका जब रिजल्ट आया तो उसमें शायद एक मार्क्स से ही रह गया था, लेकिन वो पहला एग्जाम था जिसमें ये हारने के बाद भी पूरे कॉन्फिडेंस में था। कहता सर मेरे ना अपने पीडब्ल्यू में टीचर से बात हुई है, मयंक सर का जिक्र करता था, आपका जिक्र करता था। कहते उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 1 मार्क्स से रह गए, देखना अगले एग्जाम्स आप करो क्लियर। और वही हुआ, सेम वही हुआ। मैंने कहा देखो टीचर्स ने जब कह दिया तो समझ लो ये भगवान ने कह दिया, अब आपका हो जाएगा देखना। और इसने उसके बाद से कई एग्जाम्स क्लियर किए। इसने आरआरबी जेईई का भी फर्स्ट राउंड इसका क्लियर हो चुका है। तो बस मैं सभी को बस वही कहूंगा कि बस अपने टीचर्स के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, जितना ग्रेटिट्यूड आप रखेंगे उतना आप तरक्की करेंगे। और सर मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि सर मैं भी ऑब्जर्व करते रहता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स को, उनके प्रोग्रेस को। तो सर मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कभी डांट देते हैं, उन्हें लगता है कि 1-2 एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं हुआ तो उन्हें बच्चों पर कुछ उस तरह से करते हैं, बच्चे मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन सर जब आप इतनी बातें बता रहे हैं, आपसे मेरी पहले भी बातें हुई, तो आपने सर कभी उसे डीमोटिवेट नहीं किया, आपने हमेशा उसका ढाढ़स बढ़ाया और आपने यही आप लगातार सपोर्ट करते रहे। बस आपने ये कभी नहीं कहा कि भाई अब अगले साल तुम्हारा नहीं एग्जाम निकलता है तो फिर तुम ये पढ़ाई लिखाई छोड़ देना, हाँ। काम करना। सर ये बहुत अच्छा लगा और कहीं कहीं ये बहुत बड़ा कारण बना है उसके रिजल्ट का। और कभी फाइनल कभी सिलेक्शन मैं भी कभी क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी को फेस किया है, लेकिन इसको मैं चाहता था कि कभी मेरा मूड खराब हो जाए तो उस वजह से वो बच्चा डिस्करेज ना हो। मैं इसके सामने फीलिंग्स अपनी कभी शो करता नहीं था, लेकिन एक अगर कभी मेरे साथ डिस्करेज में हो गया तो भी मैंने बच्चे को यही कहा, बच्चे आप अपने टीचर से बात करो, देखना आपको हिम्मत आ जाएगी। तो वही किया इसने। यहाँ पे आपसे जैसे बात करता था तो दोबारा से जैसे इसमें पूरी एनर्जी आ जाती थी, फिर हाँ नहीं सर कह रहे हैं। तो बस वही कहूँगा टीचर्स के, मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स की वही, इसकी मदर भी वही सिखाती थी, मैंने भी इसको यही सिखाया, पेरेंट्स से ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने टीचर्स की करो, वो देखना आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। चलिए बस। बहुत अच्छा लगा, सारी चीजें ऑल इंडिया रैंक 6 आई, कांग्रेचुलेशन। और इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम है वो मचाने वाले हैं। मुझे लगता है आने वाले जितने भी एग्जाम है डेफिनेटली वो सफलता के मुकाम पे पहुंचेंगे और फिर मुलाकात होगी अपन लोगों की। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।